गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संजीव पोसवाल आप लोगों के लिए अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग अड्डा में फिर से आप लोगों का स्वागत करते हुए नई सीरीज़ के साथ उपस्थित हुए हैं। सीरीज़ वही है, क्वेश्चन नए हैं जिनका नाम है 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन हमेशा लाते हैं हम, काहे के लाते हैं 10 क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन लाते हैं करंट अफेयर्स के। ये करंट नहीं है, समझ लीजिए सारा निचोड़ है ये। इसमें आप लोगों को क्या स्टैटिक जीके मिल जाती है, ज्योग्राफी मिल जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाता है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। धीरे धीरे हम लोग बड़ी नई ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचते जा रहे हैं। इसमें आप लोगों का सहयोग है। इस चैनल का नाम याद रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें हम इसमें जोड़ रहे हैं। आज की तारीख है 17 तारीख है, 17 सितंबर का करंट है और डेली डोज के नाम है। मैंने आप लोगों को बताया मॉर्निंग टी विद मी, तो हमारी टी तो ये है, आप अपनी टी देख लीजिए। तो मॉर्निंग टी विद मी के हम साथ शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो पहला हो जाए मोटिवेशनल थॉट। अगर हारने से डर लगता है ना, तो कभी जीतने की इच्छा मत रखो। बहुत बढ़िया है ये। मतलब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी। अरे नौकरी के पीछे भागने की जरूरत क्या है? कामयाब बनो, काबिल बनो। डायलॉग याद रखो, काबिल बनो, वही वाला, काबिल बनो, कामयाबी आएगी आपके पास। काबिल बनो। खाली गवर्नमेंट जॉब होने का क्राइटेरिया नहीं है कि आप लोग जो है क्या कहते हैं अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं। ठीक है, नौकरी अच्छी है पर इतनी भी अच्छी नहीं है कि आप उसके लिए जो है क्या कहते हैं अपना सब कुछ निछावर कर दें। रिलैक्स होकर पढ़ो, इजी होकर पढ़ो, कूल होकर पढ़ो और हारने से मत डरो। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, एग्जाम में नंबर नहीं आएगा, अगली बार आ जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रयास को मत छोड़ना और जीतने की इच्छा रखो, हमेशा रखो अपने सामने। मैं यही वाली बातें आपको बताना चाह रहा हूँ। आज हम शुरू करते हैं अपने इस पे पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है। अभी पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वायु सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें किस शहर की हवा, आपका हवा वाली बातें करने लगे ये। देखो स्वच्छता में भी यही है इंदौर, और हवा में भी इंदौर आया, और सुन लो आर्द्र भूमि संरक्षण में भी इंदौर ही आया। तो समझ लीजिए तीनों में इंदौर है, पूरी ऑल ओवर कैटेगरी में। जबलपुर आगरा ये सेकंड थर्ड नंबर पर हैं। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए कि जबलपुर सेकंड पे, आगरा और ये सूरत थर्ड नंबर पर आए हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 3 तरीके की इन्होंने सीरीज बनी है। 10 लाख से ऊपर, 10 लाख तक, 3 से 10 लाख, 3 से है, और फिर 3 लाख से नीचे। ये 3 सीरीज में कौन कौन आए? यूपी के शहर भी आए हैं और एक मुरादाबाद शहर भी आया है, झांसी भी आया है। हम उसी के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हमेशा इसकी जारी की जाती है रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट बहुत है। देखो केवल देश के 10 लाख से अधिक आबादी, और ये देखो पीआईबी का है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से निकाला हुआ पूरा डाटा है। इन शहर में इंदौर ने फिर से श्रेष्ठता साबित की है। ठीक, इंदौर न केवल देश का स्वच्छ शहर तो था ही था, साथ ही साफ हवा वाला शहर भी बन गया। आर्द्र भूमि के संरक्षण वाला भी पहली बार आयोजित की गई है ये। अच्छा, आर्द्र भूमि का संरक्षण पहली बार किया गया, याद रखेंगे। आर्द्र भूमि होती क्या है, देखो ऐसे करके मैं बता देता हूँ। ये जो ना दलदल वाला इलाका जो होता है, जिसके अंदर जैव विविधता ज़्यादा होती है, हर जगह पर ये तालाब हो गए, समुद्री किनारे हो गए, यहाँ पर बहुत सारी होती है। अच्छा, आप लोगों को पता भी है क्या क्या है आर्द्र भूमि, मैं बता देता हूँ। फिर 2 फरवरी 1971 का दिन था। ईरान के, मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, ईरान के रामसर शहर में मीटिंग हुई और वहाँ पर आर्द्र भूमि संरक्षण की बात की गई। इसीलिए इनको कहते हैं रामसर साइट। हमेशा भारत में बहुत सारी रामसर साइट हैं, जिनमें 10 तो यूपी में ही हैं। 10 यूपी में हैं, इनको याद कर लेना, कमेंट सेक्शन में लिख देना 10 कौन कौन सी हैं। 2 फरवरी 1971 को ये ईरान की मीटिंग हुई थी। ठीक है, 1975 से लागू हुई, 1975 से लागू हुई, याद रखेंगे। ठीक है, और वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? अच्छा ऐसे करिए, आप इतना देखो, इतना कराऊंगा ना तो आप पर कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं तुम्हें आप लोगों को थोड़ा सा कमी बताई। इसको 75 ही याद रखिए, ज़्यादा चक्कर मत पड़िए। और 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वेटलैंड डे। हमेशा क्या फरवरी को मनाया जाता है? वेटलैंड डे। इसकी थीम भी मैंने बताई है आप लोगों को, ये थीम अपने करंट अफेयर्स की क्लास में मैंने आप लोगों को बताई है। वेटलैंड डे मनाया जाता है और रामसर शहर में हुई थी, इसलिए रामसर साइट कहते हैं। क्या होते हैं ये? दलदली वाले इलाके होते हैं जहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा होती है, इनका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। इंदौर शहरों में जो आर्द्र भूमि है उसका संरक्षण के लिए नंबर बनाया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जबलपुर दूसरे पे आया, मैंने आप लोगों को बताया। आगरा और सूरत तीसरे पे आए, ये भी याद रखेंगे। ये किसकी बात चल रही है? 10 लाख से अधिक वालों की। अब आ जाओ साहब
इस पे कुल 130 शहरों का सर्वेक्षण का परिणाम जारी किया गया था। 10 लाख से अधिक आबादी वाले 48 शहरों ने भाग लिया। अब मैं यहाँ पे लिखवा सकता था आपको कि 10 लाख से अधिक आबादी में कौन कौन से शहर थे, लेकिन कोई फायदा नहीं था। अभी मैंने आपकी इसके लिए एक अच्छी चीज़ दी आप लोगों को जिससे याद हो जाएगा। 10 लाख की आबादी वाले कुल 42 शहर शामिल थे और 3 लाख से कम, मैंने बताया ना 3 लाख से कम, ठीक है, वो कौन से वाले थे, 40 शहर शामिल हुए। अब मैंने आप लोगों को ये इंग्लिश में है, यहाँ आ जाइए, ये देखिए मैंने आपके लिए रैंक भी लिख दी। 10 लाख से अधिक में कौन है शहर, आगरा है, यूपी के हैं ये, कानपुर है, प्रयागराज है। इनकी रैंक ऐसे है। अच्छा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का यूपीपीएससी का अगर एग्जाम देने चाह रहे हैं तो इनकी ये रैंक जरूर याद कर लेना, कम से कम 4 की, क्योंकि ये रैंक वाइज भी पूछ लेता है। 3 से 10 लाख के बीच में दूसरे नंबर पर झांसी है, तीसरे नंबर पर कौन सा है, मुरादाबाद, दूसरे नंबर पर मुरादाबाद है और गोरखपुर है, ठीक है। और 3 लाख से ऊपर क्या, अनपरा है और रायबरेली है, ठीक है। ये हम लोग इसको याद कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। यूपी के शहर आ गए, ये उत्तर प्रदेश के हैं ये, ठीक। यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, ठीक है। बाकी जनरल कंपटीशन के लिए ये वाला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदौर सबसे, जबलपुर दूसरे पे, आगरा तीसरे पे। इन सबको याद करोगे तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। लेकिन यूपी का मुरादाबाद सेकंड पे आया है, ये देखिए सेकंड रैंक पे आया है 3 से 10 लाख की आबादी वालों में, और झांसी भी सेकंड पे आया, दोनों ने शेयर की है अपनी ये, ठीक। आगे चलते हैं। विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025। देखो भाई, विश्व एथलीट चैंपियनशिप कहाँ हुई थी, चाइना में हुई थी, नहीं सॉरी जापान में हुई थी, और ये वाली होगी भारत में। कहाँ होगी, मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि मैं इस वक्त को आज पढ़ाऊंगा। पैरा एथलीट अभी हुई नहीं है, होने वाली है, होगी सितंबर में ही, लेकिन कहाँ होगी, भारत में होगी, ठीक है। अब भारत में ये होगी तो जाहिर सी बात है कहाँ होगी, नई दिल्ली होगी, और कोई जगह तो है ही नहीं है, सब कुछ नई दिल्ली में ही होता हमारे यहाँ, ठीक। कुछ 1-2 चीज़ें आप बाहर करा लेंगे, लेकिन कराएंगे नई दिल्ली में। लेकिन आप लोगों के लिए एक नई चीज़ लेकर आओ, एआई की गहराई में गोता लगाएं। कहाँ जाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर। मैंने कल आप लोगों को एक अफ्रीका पढ़ाया था, आज आ गई बात कहाँ की, भारत की, तो एशिया पढ़ाएंगे। अब एशिया का मैप ये है, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, ये ध्यान रखते हैं कि कौन कौन सी जगह से ये एशिया अलग अलग हो रहा है। तो हम जब बात करें तो एशिया की बात करें तो एशिया वेस्ट में अलग हो रहा है। किससे अलग हो रहा है, यूरोप से अलग हो रहा है, देखते रहना। और किससे अलग हो रहा है, अफ्रीका से अलग हो रहा है। अब देखो, मैं जो आप लोगों को बताता जा रहा हूँ उसको याद रखेंगे। याद रखें कौन से सागर से हो रहा है, ब्लैक सी। मैंने इसका कोड बताया था, टी बर्गर। ये इसके आसपास तुर्की हो गया, अर्मानिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, अल्बानिया हो गया, ये सारे जितने भी कंट्री हैं आप लोग या टी बर्गर नाम से कोड याद रखेंगे, और ये मुझे बताएंगे ज़रूर। मैंने कल भी इसीलिए नहीं बताया था, चलो कल की क्लास में मैं ही कोड लिखवा दूंगा, लेकिन आज समय नहीं है, तो आप टी बर्गर करके कोड याद रखेंगे, वो कोड है, ठीक है। ये कैस्पियन सी का कोड मैंने करती बताया था, क्या बताया था, करती, KARTI, करती। करती में देखो कजाकिस्तान हो गया, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान हो गया, ईरान हो गया, और एक तुर्कमेनिस्तान हो गया। ए से अजरबैजान होगा, अजरबैजान भी यही कहीं होगा। ये रहा अजरबैजान, देखो ये रहा, छोटा सा छुपा बैठा है। तो ये तो हो गया कैस्पियन सी से लगे हुए, और कैस्पियन सी ही यूरोप से अलग करता है हमें, ठीक। अब आ जाओ इधर, यहाँ पर ब्लैक सी अलग करता है ये, ठीक, और भूमध्य सागर करता है। भूमध्य सागर और इसके बीच में कौन सी नहर है, स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल मैंने आप लोगों को बताया था। स्वेज कैनाल क्या है, इसका कोड मैंने बताया था, भूला। भूला में क्या था, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, ठीक है। और ला से हो गया लाल सागर, रेड सी। देखो लाल सागर तो ये रहा रेड सी, और भूमध्य सागर ये रहा, यहाँ स्वेज कैनाल है। कहाँ पर है, मिस्र में है ये स्वेज, ठीक है, मिस्र में है, मिस्र में। चलो थोड़ी सी पेन पतला कर लें जिससे आसानी हो जाए, थिकनेस नीचे ले जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिकनेस हो रही है, मैप पे सही काम नहीं करेगी। अब आता है गल्फ ऑफ अदन, ये रहा देखो गल्फ ऑफ अदन। गल्फ ऑफ अदन यमन, ये भी याद रखेंगे, यमन और यहाँ पर सोमालिया के बीच है गल्फ ऑफ अदन, ये ठीक है। ये आता है एक, यहाँ पर आता है एक पर्शियन गल्फ। पर्शियन का मतलब होता है फारस की खाड़ी, और ईरान को फारस कहा जाता था। तो ये पर्शियन गल्फ ईरान और इसके बीच है, सऊदी अरब के बीच में, ठीक है। ये तो हो गया इधर की बात। अभी हम धीरे धीरे आएंगे क्योंकि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया ही है, ठीक है, एरिया वाइज। तो ये देखो यूराल माउंटेन किस किस से अलग हो रहा है, यूरोप में पड़ता है ये, और यूरोप और रशिया में पड़ता है। यूरोप की और भारत की सीमा लगाता है यूराल माउंटेन। आ जाओ दक्षिण भारत में, दक्षिण में आ जाओ इसके, फिर इधर की तरफ बात करेंगे हम। तो दक्षिण में पड़ता है, साउथ में पड़ता है भारत, साउथ में। तो भारत और भारत के पड़ोसी देश होते हैं साउथ इंडिया, मतलब साउथ एशिया, ठीक है। क्या होते हैं, साउथ एशिया,
साउथ एशिया। तो ये साउथ एशियन कंट्री हैं, कौन कौन से होंगे इसमें? बांग्लादेश है, ठीक है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, म्यांमार है, म्यांमार नहीं है, श्रीलंका है, और कौन सा है, क्या कहते हैं, मालदीव है। ये देखो, ये रहा मालदीव आइलैंड। ठीक, अभी मैं आप लोगों को उसके बारे में बताएंगे, अभी मॉरिशस के बारे में। ठीक, ये भारत का लक्षद्वीप आइलैंड है, कहाँ पड़ता है? ये अरब सागर में पड़ता है। ये भारत का अंडमान निकोबार है, कहाँ पड़ता है? बंगाल की खाड़ी में करता है। अंडमान और इनके बीच में, अंडमान और इनके बीच में जो है, क्या कहते हैं, वो है, क्या कहते हैं, यहाँ से क्या शुरू हो जाता है? इंडोनेशिया शुरू हो जाता है। ठीक है, कोको वाटर स्टेट, कोको जल संधि, ये रही कोको जल संधि। कोको जल संधि किसकी है? म्यांमार और अंडमान के बीच में है। ठीक है, यहाँ तक हम आ गए। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर इधर आ जाए। तो यहाँ पर दो चीज़ें पड़ती हैं, देखो ये आ गया पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर में पड़ता है। इसके बाद यहाँ से अमेरिका शुरू हो जाएगा, और ये है बेरिंग जल संधि। देखो यहाँ से इसको याद रखेंगे, बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि किस किस को अलग करती है? एशिया और यूएसए को, मतलब यूएसए कह रहा हूँ, अमेरिका महाद्वीप को। ठीक है, याद रखना इसको। यहाँ से अलास्का मिला हुआ है, यहाँ अलास्का, तो बेरिंग जल संधि याद रखेंगे। ठीक है, 180 डिग्री पे ही पड़ती है लगभग, ये 160 170, हाँ लगभग इतनी पड़ेगी, 170 डिग्री पे पड़ेगी। देखो ये रही बेरिंग जल संधि पूरी। क्यों? क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद फिर हम कहाँ पहुँच जाते हैं? दूसरी दुनिया में पहुँच जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं हम रशिया पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, ये वेस्ट साइबेरियन प्लांट है। अच्छा चलो पहले एक चीज़ बता देते हैं, ये तो है नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। तो क्वेश्चन आएगा कि वेस्ट एशिया कौन सा है? तो वेस्ट एशिया है साहब ये वाला, क्या है? वेस्ट एशिया है ये। अब वेस्ट एशिया में ये सारे देश आते हैं, तो क्वेश्चन ये आता है कि वेस्ट एशिया का सबसे नगरीकृत देश कौन सा है? तो कुवैत है, याद रखेंगे, ये पश्चिम एशिया का सबसे नगरीकृत देश है। और क्वेश्चन आने लगे भारत का, विश्व का सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश कौन सा? तो सिंगापुर ये रहा, देखो ये रहा सिंगापुर। यहाँ मलेशिया है, मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। और यहाँ पर एक मलाया जल संधि है, किस किस के बीच में? इंडोनेशिया और इसके बीच में। अच्छा, अब अगर हम ऐसे करके एक लाइन खींचे, देखो एक लाइन ऐसे खींच लें और एक लाइन ऐसे खींच लें, चलो थोड़ी तेज़ी खींच लें, कुछ नहीं हो रहा, पढ़ाएंगे तो है ही हमेशा। हाँ देखो भाई, ये तो हो गया नॉर्थ एशिया, ये हो गया साउथ एशिया, ये हो गया पूर्वी एशिया, ईस्ट एशिया में चाइना पड़ेगा, नॉर्थ कोरिया पड़ेगा, जापान पड़ेगा, याद रखेंगे। वेस्ट एशिया में कौन से पड़ेंगे? ये वाले पड़ेंगे, तुर्की पड़ेगा, सीरिया पड़ेगा, ईरान पड़ेगा, जॉर्डन पड़ेगा, अजरबैजान पड़ेगा, ये सब पड़ेंगे। और ये जो मिडिल एशिया में ये सारे कंट्री पड़ते हैं, कौन से? उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ये सारे के सारे मध्य एशिया वाले हैं। ये क्या है? मध्य एशिया, मिडिल एशिया, याद रखेंगे इसको। और इधर वाले कौन से हैं? ये वेस्ट एशिया, ठीक है। और ये वाले कौन से हो गए? ईस्ट एशिया। अब यहां से एक लाइन निकलेगी जिसका नाम है साउथ ईस्ट एशिया। अब ये सारे कंट्री साउथ ईस्ट एशिया है, तो यहाँ पर इन्होंने एक हेडक्वार्टर बना रखा, एक वो बना रखा, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, समझ रहे हो? तो यहाँ से ये जो इन्होंने बना रखा है, यहाँ पर कितने कंट्री होगा? इसमें 11 हो गए, 11वां जो जुड़ा है, तिमोर लिस्टे जुड़ा है। तो भारत इसका नहीं होगा, क्योंकि भारत किस में पड़ता है? साउथ एशिया में। तो भारत किसका होगा मेंबर? सार्क का। ये कब बना था? 1985 में सार्क। हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में, काठमांडू नेपाल में, जो इस समय जल रहा है नेपाल। अच्छा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका ये 1967 बना। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर का सिंगापुर में है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो भारत इसका मेंबर नहीं है, भारत साउथ एशिया का ही मेंबर है। अच्छा, अब आ जाए यहाँ पर, ये गोबी डेजर्ट है। गोबी डेजर्ट संसार का सबसे बड़ा शुष्क डेजर्ट है। शुष्क का मतलब समझे? ठंडा डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट। कहाँ पड़ता है? मंगोलिया में। मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर है। ठीक, यहाँ से एक नदी जाती है, ये नदियाँ जा रही हैं। एक तो नदी याद रखेंगे इरावदी, इरावदी कहाँ? म्यांमार में है। और एक चायो फ्राया मैं बता देता हूँ कहाँ पर, ये रही थाईलैंड में, लाओस में, ये जो जा रही है ना, ये चायो फ्राया है, याद रखेंगे, चायो फ्राया। ये छायो फ्राया भी कह देते हैं, यूपीएससी ने पूछा है इसका क्वेश्चन, आप याद रख लेना, चायो फ्राया नदी है ये ताइवान है, बिल्कुल चाइना के बगल में लगा हुआ। चाइना, यहाँ राष्ट्रवादी सरकार बनी थी, यहाँ साम्यवादी सरकार बनी थी। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में विवाद रहता ही है, इनके बीच में जा रही है 38वीं रेखा। ठीक, आ जाओ जापान। जापान के 4 आइलैंड है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू, 4 पे बसा हुआ है ये नॉर्थ टू साउथ लगे हुए हैं। ठीक है,
और ये हो गया गोबी डेजर्ट जो सबसे बड़ा डेजर्ट है। ये वेस्टर्न क्या हो गया, साइबेरियन प्लेन हो गया, जहाँ पर क्या है, बर्फ ही बर्फ है। ठीक, और भी बहुत सारी बातें हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए, भारत ये रहा, बीच में पाकिस्तान पड़ रहा है। अब भारत को अफगानिस्तान से और मिडिल एशिया से कनेक्टिविटी बनानी है, तो भारत ने यहाँ से एक पोर्ट डेवलप करा है, यहाँ कहाँ, ईरान में, जिसका नाम है चाबहार। अब भारत क्या कर रहा है, चाबहार से जाएगा यहाँ से जाएगा सड़क लाइन पे, जिसका नाम है जरांज डेलराम मार्ग। क्या नाम है, जरांज डेलराम मार्ग। और जरांज डेलराम मार्ग से आगे जाएगा और यहाँ पर किससे कनेक्ट हो जाएगा, रेलवे वाली से कनेक्ट हो जाएगा, और सीधे यूरोप में कनेक्टिविटी बन जाएगी। तो पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए चाबहार बंदरगाह कहाँ पर है, ईरान में है, जो भारत डेवलप कर रहा है। ठीक है। सितवे पोर्ट कहाँ है, म्यांमार में। ठीक, मैंने आप लोगों को इतनी सारी बता दी। एआई की गहराई से निकलते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, दोबारा एआई की गहराई में फिर से जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला स्वदेशी 3D निगरानी रडार, जिसका नाम है 3D ASR लांजा एन। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ बना, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये किसे दिया गया है, नौसेना को दिया गया है, समझ गए, नौसेना और नेवी को दिया गया है। ये है 3D ASR एन। क्या है ये, किस तरीके का वो है, क्या कहते हैं, रडार के भारत ने खुद बनाया है, और अच्छी खासी विश्व में नंबर 1 टेक्नोलॉजी को से मजबूत हुआ है। ठीक, भारत ने निगरानी क्षमता को मजबूत हो गई है। भारत नौसेना का पहला स्वदेशी 3D है ये, इसको याद रखें, 3D ऐसे करके 3D निगरानी रडार मिल गया है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, टाटा ने बनाया, इंजीनियरिंग क्षेत्र, स्पेन की कंपनी इंद्रा गलत लिख दिया इसने, इसको ऐसे लिख लो INDRA। इसने दी है हमें टेक्नोलॉजी, मिटा के पूरा ही लिख देता हूँ, INDRA। ये हमें पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी किसने दी है, इन्होंने ही दी है, इंदिरा वालों ने। इंदिरा मतलब स्पेन वालों ने। स्पेन की राजधानी जानते हो आप, मैड्रिड है। ठीक, 3D रडार बनाया गया, नौसैनिक वायु निगरानी रडार है। इस इंदिरा ने हमें टेक्नोलॉजी दे दी गई है। ठीक है, ये भारतीय नौसेना के युद्ध पोत पर तैनात किया गया है। इससे अधिक रडार पर भारतीय नौसेना के युद्ध पोतों और विध्वंसक पोतों पर लगाया जाएगा। ये आत्मनिर्भरता की देश रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी उपलब्धि है। और लांजा एन वायु रक्षा मिसाइल रोधी दुनिया में सबसे उन्नत माना गया है, और ये 3D ट्रैक करने की क्षमता है, मतलब एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। ये हो गया, ये इंग्लिश में आ गया। यहाँ पे चलो मैं तो आप लोगों को फिर से एआई की गहराई में ले लें, कुछ बातें मैं लिख दूँ अच्छी सी। देखो भाई, सुन लो, थोड़ी सी बड़ी गहराई से सुन लेना, मैं यहीं लिख देता हूँ। देखो, पहले तो हम बात करते हैं भारत में मिसाइल सिस्टम। भारत में कोई मिसाइल सिस्टम नहीं था। मिसाइल सिस्टम किसके अधीन था, एटॉमिक के अधीन। तो मिसाइल सिस्टम एटॉमिक रिसर्च के अधीन था, लेकिन बाद में मिसाइल सिस्टम को बनाया गया APJ अब्दुल कलाम, जिनको कहते हैं हम मिसाइल मैन। मिसाइल मैन कौन है, APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, हमारे जो राष्ट्रपति रहे हैं, मिसाइल मैन कहा गया। इन्होंने 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड डेवलपमेंट मिसाइल इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इंटीग्रेटेड गाइडेड डेवलपमेंट उसका है प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया। इसके बाद से ही हमारे यहाँ मिसाइल शुरू हुई। तो इन्होंने एक मिसाइल बनाई जिसका नाम है, कोड है PATNA, पटना से हो गई पृथ्वी। पृथ्वी कैसी है, सरफेस टू सरफेस, ठीक है। कितनी रेंज है, 250, 300, 350, अब तो और आगे बढ़ गई है। फिर अब बनाई इन्होंने आकाश, ये क्या है, एयर टू एयर, हवा से हवा मार करने वाली। फिर हमने बनाई त्रिशूल कैसी है, सरफेस टू एयर, मतलब त्रिशूल को हाथ में रख के छोड़ते हैं ना। फिर बनाई हमने नाग, एंटी टैंक, मतलब टैंक पे, और इसका एक कोड है फायर एंड
फॉरगेट मतलब दागो और भूल जाओ, अपने आप काम करेगी। और सबसे बड़ी बनाई है हमने अग्नि। अग्नि की रेंज हमने बहुत बना ली है, आग तो अग्नि 5 तक बन गई है, ठीक। और इस अग्नि को बनाने का श्रेय भी इनको जाता है। ये कैसी है, सरफेस टू सरफेस है। दूसरी चीज इसको कहेंगे आईसीबीएम। आईसीबीएम मिसाइल कौन सी होती है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये इन्होंने बना के दिया, हमारा ये मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसी समय में हम याद रखेंगे मिसाइल वुमेन को भी याद कर लेंगे। मैन तो आपको पता ही है, इस मिसाइल वुमेन जो है उनका नाम है टेस्सी थॉमस। ये एआई की गहराई में हम घुस गए थे और एआई की गहराई से अब हम निकलेंगे और आगे, ठीक है। गोता लगा लिया हमने, ठीक है, नहा के भी आ गए, आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारतीय क्षेत्र का सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया, तो संसदीय की बात कर रहे हैं। कहाँ किया गया, बेंगलोर में किया गया। कहाँ किया गया, बेंगलोर में। अब आता क्वेश्चन उठता, राष्ट्रमंडल क्या है, जिसका नाम है कॉमनवेल्थ। 11वें कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ क्या है, तो कॉमनवेल्थ वो है, इसमें 56 कंट्री हैं। कितने कंट्री हैं, 56 कंट्री हैं, 56 देश हैं। और इनका काम ये है, वो देश जो ब्रिटेन के गुलाम रहे थे। किसके गुलाम रहे थे भाई, ब्रिटेन के गुलाम रहे थे, वो शामिल है, वो शामिल। देखो भाई, एक मैं जो पढ़ाता हूँ ना, भले ही डिजिटल बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ, कंटेंट बहुत अच्छा है। इसीलिए जो आपके अच्छे मित्र हैं जिनको आप चाहते हो वो उनको ये कंटेंट मिला तो ज़रूर यार इसे आगे भेजें, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट किए बिना पढ़ाता हूँ, ठीक है। बहुत लोग तो टाइम वेस्ट करते हैं खाली, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। 56 देश इसमें शामिल हैं, तो गुलाम रहे हैं, और ये सब मिलाकर कॉमनवेल्थ बन गया। कॉमनवेल्थ गेम भी होते हैं, ठीक है, 2010 में भारत में भी हुए थे, ठीक है। आगे चलते हैं हम। 1926 में बल्फोर घोषणा के डोमिनियन, देखो ये घोषणा याद कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बल्फोर घोषणा से राष्ट्रमंडल की नींव रखी गई थी, ठीक। बाकी ये कानून ना याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वेस्टमिंस्टर कानून कहाँ का है, ये यूके का है, क्योंकि यूके में ही एक जगह है। इसको ना याद करोगे तो भी कोई काम नहीं चलेगा, ठीक। ये भारत 1947 में के बाद राष्ट्रमंडल के सदस्य बन गए, कॉमनवेल्थ के सदस्य बन गए। 1949 की लंदन घोषणा हुई, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बना है ये असली बात। तो 1949 में लंदन घोषणा हुई, जब वर्तमान राष्ट्रमंडल संगठन का गठन हुआ। भारत को एक गणराज्य के रूप में शामिल किया गया। क्यों दिया गया गणराज्य, अब बात करते हैं गणराज्य क्या है। अभी मैं बताता हूँ गणराज्य क्या है। गणराज्य क्या होते हैं, जहाँ सर्वोच्च पद कौन होता है, राष्ट्रपति। गणराज्य के रूप में दिया गया ना, वैसे तो दिया नहीं गया। बहुत बिल्कुल, एआई तुम्हें सही कर देगी, संजीव की एआई है ये। सर्वोच्च पद राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाए, ये गणराज्य होते हैं। ब्रिटेन में तो चुना नहीं जाता, तो ब्रिटेन गणराज्य है नहीं। तो भारत को गणराज्य के रूप में दिया गया दर्जा, ठीक। क्यों दिया गया, क्योंकि हम इसके सदस्य नहीं बने। अभी बताऊंगा ये क्या है। कॉमनवेल्थ रीलम के सदस्य नहीं बने। इसमें 56 देश शामिल है, ठीक है। 15 देश ऐसे हैं जो राष्ट्रमंडल क्षेत्र मतलब कॉमनवेल्थ रीलम के अंतर्गत आते हैं। सर्वोच्च पद मतलब हमने जनता द्वारा बने, तो भारत क्या हो गया, रिपब्लिक हो गया, गणतंत्र हो गया। अब भारत गणतंत्र हो गया तो हम ब्रिटेन को नहीं मानेंगे, लेकिन 15 देश आज भी ऐसे हैं जो ब्रिटेन के राजा चार्ल्स III को अपना सर्वोच्च मानते हैं। वहाँ पीएम तो है, लेकिन प्रतीक के रूप में अभी तक वही कहानी चली आ रही है। वो इन देशों के नाम ये हैं। ऑस्ट्रेलिया भी है जिनमें, कनाडा भी है, यहाँ राष्ट्रपति नहीं है, ये आज भी महारानी और राजा को मानते हैं। न्यूजीलैंड भी है, देखो न्यू पपुआ गिनी भी है, देखो ये सब कब्जे में रहते। सोलोमन आइलैंड भी है, सोलोमन तुवालू भी है, यूनाइटेड किंगडम तो है ही, ठीक है। तुवालू, सोलोमन, ये सब कहाँ है, ये सब ऑस्ट्रेलिया के पास है। जब ऑस्ट्रेलिया पढ़ाएंगे किस दिन, उस दिन बताएंगे, ठीक। ये सब कहाँ है, वेस्ट इंडीज़ के पास है, अमेरिका के पास सारे आइलैंड, ठीक। तो ये सारे के सारे क्या मानते हैं, आज भी मानते हैं। भारत गणराज्य के रूप में शामिल हुआ तो भारत नहीं मानता है, लेकिन भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य है, कॉमनवेल्थ रिलीम का सदस्य नहीं है। दोनों में अंतर समझ गए। टोटल कितने देश हैं, 15 देश हैं। किस देश में अपना स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन ईडी फ्लाई वैक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने बनाया, इंडिया ने बनाया। और इंडिया में भी किसने बनाया, ICMR ने बनाया है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बनाया, ठीक है। आगे बात समझ में। अब मैं आप लोगों को बुखार बता देता, तो पहले मलेरिया बता देता हूँ। मलेरिया क्या है, प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है ये, ठीक। और क्या होता है, एनाफिलीज मच्छर एक काटता है, फिर काटने के बाद दूसरे को काटता है, तो तब फैलता है ये एनाफिलीज मच्छर। और इसका सिर्फ एक ही इलाज है, वैक्सीनेशन।
इसमें देखो भारत में सबसे ज़्यादा मौत बुखार से होती हैं। क्यों? क्योंकि भारत में मानसून जब आता है, जब सितंबर जुलाई से लेकर सितंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर का मामला चल रहा होता है, तो वहाँ पर बहुत सारे जीव जंतुओं के साथ साथ मच्छर भी पनपते हैं और मच्छर जो है भारत में नुकसान पहुँचाते हैं। तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है, याद रखना। ये क्या करता है? एनाफ्लीज, ये मादा एनाफ्लीज है, नर तो काटता ही नहीं है, नर मच्छर नहीं काटता, मादा ही काटेगी। तो एनाफ्लीज प्लाज्मोडियम को क्या करता है, एक जगह से दूसरी, जैसे किसी व्यक्ति को मलेरिया है तो वो दूसरे बाले का मलेरिया का वाहक बन जाएगा, मच्छर इसको काटेगा, दूसरे को काटेगा, सेम हो जाएगा। डेंगू बुखार, डेंगू बहुत मरते हैं, डेंगू से एकदम प्लेटलेट कम होती हैं, तो वो एडीज मच्छरों के काटने से होती हैं। चाहो तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिए डॉक्टरों की तरह कि क्या क्या होते हैं, चकते बनना, ये सब होना। लेकिन एडीज मच्छर, डेंगू, चिकनगुनिया ये बहुत खतरनाक हुआ था, ठीक है। ये भी सेम मच्छर है, एडीज मच्छर, ठीक है। ये भी मादा है, नर नहीं है, मादा ही है, नर नहीं काटेगा। जापानी इन्फ्लूएंजाइटिस, ये एक वायरल बीमारी थी। ये क्या हुआ था? क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से हुई थी। और ये क्या हुई थी? दिमागी बुखार, इसको कहते हैं दिमागी बुखार, ठीक है, याद रखेंगे क्या है? दिमागी बुखार, क्यूलेक्स के। फाइलेरिया, फाइलेरिया क्या होता है? इसे हाथी पाँव, फील पाँव भी कहते हैं, हाथी पाँव, हाथी पाँव। हाथी पाँव का मतलब है पैर बहुत सूज के मोटे मोटे हो जाते हैं, फाइलेरिया। और ये भी किससे होते हैं? क्यूलेक्स मच्छरों काटने से। तो याद रखेंगे, 2 एडीज, 2 क्यूलेक्स, और इसका अलग ही है एनाफ्लीज। जीका वायरस, अभी आम वायरस, जीका वायरस फैला था बहुत बुरी तरीके से, किसने काटा था? एडीज मच्छरों ने। कुल मिलाकर मच्छर ये 3 ही हैं। तो कौन कौन से? एडीज हो गए, और क्या कहते हैं, कौन से हो गए? ये वाला हो गया मलेरिया वाला, एनाफ्लीज हो गया, और क्यूलेक्स हो गया। मच्छर 3 ही है, लेकिन बीमारियाँ ये 50 लेकर आते हैं, ठीक है। तो इनको जरूर याद रख लें कौन कौन से मच्छरों ने काटा है। ये आ गया क्वेश्चन। संघ तथा संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडलों के सशक्तिकरण हेतु मतलब पूरे यूटी और स्टेट, इन दोनों के विधानमंडलों के सशक्तिकरण हेतु एक आंध्र प्रदेश में एक राष्ट्रीय सम्मेलन बनाया गया। तो अब बताओ भाई, संसद का होगा या फिर किसका होगा? विधानमंडल का होगा। विधानमंडल क्या होते हैं? विधानमंडल होते हैं जो राज्यों में होते हैं, ठीक है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं। तो उसकी कौन करेंगे अध्यक्षता? हमारे लोकसभा अध्यक्ष करेंगे साहब। कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। अच्छा चलो, मुझे थोड़ा सा मन कर रहा है आपको फिर से एआई की गहराई में ले जाने का। कारण ये है क्योंकि ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहीं पे एक जगह बना लेते हैं थोड़ी सी, तब बनाएंगे, ठीक है। इसका उत्तर तो आपको पता चल ही गया क्या है ये, इसको भी हटा देते हैं हम, ठीक है। लिख लेना आप लोग आराम से, वैसा कोई ज़रूरत नहीं है, विधानमंडल में जहाँ होगा वहाँ पर यही करेंगे, ठीक। अब आते हैं हम सबसे पहले लोकसभा स्पीकर क्या होता है। तो पहले कौन थे? पहले का नाम याद रखो, जीवी मालवणकर, ठीक है। दूसरा, पहली महिला, अभी तक दूसरी बनी भी नहीं है, श्रीमती मीरा कुमार। और श्रीमती मीरा कुमार किसकी बेटी थी? बाबू जगजीवन राम की बेटी थी। और बाबू जगजीवन राम पहले श्रम मंत्री थे, लेबर मिनिस्टर थे हमारे फर्स्ट। तो ये पहली महिला श्रीमती मीरा कुमार हो गई। अब इनके आर्टिकल के बात कर लें, कुछ ही आर्टिकल पढ़ाएंगे, 3-4 आर्टिकल। आर्टिकल 93 क्या कहता है? लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है साहब? अध्यक्ष को चुना जाता है किन में से? लोकसभा में से ही। और उपाध्यक्ष को कौन चुनवाता है? अध्यक्ष चुनवाता है, खुद चुनने के बाद की नियुक्ति। नई लोकसभा आती है तभी नियुक्त किए जाते हैं। उससे पहले एक नियुक्ति होती है प्रोटेम स्पीकर की। प्रोटेम स्पीकर सिर्फ सिंबॉलिक बनाया जाता है वरिष्ठ लोगों को देखने के लिए। अच्छा, क्वेश्चन आने लगा, ये आ चुका है। प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, लोग गलत लगाई आए थे, राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक। अच्छा, अब अगर हम बात करें, यहाँ पे आ जाएं, ठीक। आर्टिकल 94 94 क्या कहता है? 94 कहता है एक तो इस्तीफा दे सकता है ये अपनी मर्जी से। इस्तीफा किसे देगा बताओ? उपाध्यक्ष को देगा, याद रख लेना, उपाध्यक्ष को देगा, राष्ट्रपति को नहीं। और उपाध्यक्ष इसकी सूचना किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा, तुरंत के अध्यक्ष साहब ने इस्तीफा दे दिया, ठीक। और पद से हटा सकते हैं। पद से कैसे हटाएंगे? लोकसभा में पद से हटाना, लोकसभा में प्रस्ताव पारित करके, ठीक है, लोकसभा में प्रस्ताव पारित। राज्यसभा का कोई रोल नहीं है, ठीक।
इसमें एक या आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, आर्टिकल 100। आर्टिकल 100 में क्या, गणपूर्ति। गणपूर्ति क्या है, सदन का कोरम चलाने के लिए 1/10 सदस्य होने चाहिए, मतलब समझे नहीं, तो याद रखेंगे गणपूर्ति में कितने सदस्य होने चाहिए, 1/10। ये भी सुनिश्चित कौन करेंगे, लोकसभा स्पीकर। और एक चीज़ याद रखेंगे, निर्णायक मत, ये इंपॉर्टेंट है। निर्णायक मत क्या होता है, निर्णायक मत ये होता है कि जब टाई हो जाता है कोई भी विधेयक, तो उसमें निर्णायक मत डालने का अधिकार किसको है, लोकसभा के स्पीकर को है, तो जिसकी तरफ डालेगा उसकी तरफ हो जाएगा। एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 108। 108 में क्या है, संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की। और तो संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, बुलाना काम है राष्ट्रपति का। ऐसा है ना, जब कभी दोनों सदन में कोई बिल पास नहीं हो रहा तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला लेता है, और उसके अध्यक्ष कौन बनते हैं संयुक्त बैठक के, यही लोकसभा स्पीकर। चलो, हमने एआई की गहराई से अब निकले, क्योंकि बहुत देर हो गई। लोकसभा स्पीकर के बारे में सारी बातें हमने आप लोगों को बता दी, अब इसको याद रखेंगे आप जरूर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। हाल में मॉरिशस को कितने मिलियन डॉलर की मदद दी गई है, तो 680 मिलियन डॉलर की मदद दी गई। क्यों दी गई है, क्योंकि यहाँ पर इस समय मॉरिशस जो है क्राइसिस से गुजर रहा है, पहली बात। और दूसरी चीज़, मॉरिशस के साथ समस्या क्या है, मॉरिशस भैया अपना ही भैया है, छोटा भैया है, और कहाँ पर है, हिंद महासागर में एक छोटा सा आइलैंड है, मैंने इंडियन ओशन में एक छोटा सा आइलैंड है मॉरिशस और रियूनियन, बिल्कुल अफ्रीका के पास में पड़ते हैं। हमारे भैया कैसे हैं, ऐसा है क्योंकि ब्रिटेन नाम का प्राणी हुआ करते थे, ये किसी ने कह सकते हैं ब्रिटेन के राक्षस। इन्होंने क्या करा, पूरे विश्व की नस्लें बिगाड़ कर रख दी। तो भारत से मजदूर लेकर गए, ये मॉरिशस में भारत से कम मजदूर लेकर गए। क्या नाम था, किस नाम से ले गए, गिरमिटिया, याद रखेंगे, गिरमिटिया मजदूर कहते थे इन्हें। मजदूरों को लेकर गए, कौन, ज़्यादातर कहाँ गए थे, यूपी बिहार के, वहीं बसा दिया। अब ये अपने ही वाले हैं सब, ठीक है। तो इस समय अपने वाले, इसके ब्रिटिश के मॉरिशस के पीएम आए थे नवीन चंद्र राम गुलाम, देखो अपने ही है ना राम गुलाम, दोस्त रोज जिनसे बातें होती हैं, राम गुलाम, ये आए थे और इन्होंने भारत से मदद मांगी, क्योंकि इस समय जो है इनकी क्राइसिस चल रही है इकोनॉमी के लिए। तो भारत ने 680 का आर्थिक पैकेज, 680 मिलियन डॉलर देने का वादा भी कर दिया इनसे, ठीक है। और ठीक, नवीन चंद्र राम गुलाम आए थे, और मॉरिशस की कैपिटल और याद कर लो भाई, आ सकता है, मॉरिशस की है पोर्ट लुइस। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। किस देश के मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को, मैं इसको लाने वाला नहीं था क्योंकि यहाँ पर लोगों ने सबने इसको पढ़ा के बेकार कर दिया जीएस में, लेकिन काम की चीज़ नहीं पढ़ाई, अब ये काम की चीज़ आई है इसलिए मैं लेकर आया हूँ। नेपाल में बहुत बड़ा बवाल हुआ है, और नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार थी। असल में केपी शर्मा ओली के बारे में थोड़ी सी बात बता दूँ आपको। एक तो ये भारत के फेवर में नहीं थे, चाइना के फेवर में रहते थे हमेशा, एक चाइना के फेवर में रहते थे, एक कारण ये भी था। दूसरी चीज़, इन्होंने क्या करा, इनके समय में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया, हर चीज़ के लिए रिश्वत मांगी जा रही थी, और लोगों का कल्याण नहीं हो रहा था, ना तो कोई एजुकेशन सिस्टम था ना कुछ था। तो लोगों ने हथियार उठाए और इन सबको जो है जिंदा जलाने की कोशिश की, बड़ा बुरा हाल हुआ है समझ लीजिए। और ऐसा नहीं है नेपाल में पहले नहीं हुआ, नेपाल में पहले भी ऐसा हुआ है, जब नेपाल के नेपाल के राजा को हटाया था और राष्ट्रपति बनाए थे, ठीक है। तो इसीलिए जो है क्या कहते हैं, केपी शर्मा ओली को हटाकर अब नई बनी है सुशीला कार्की। और सुशीला कार्की को शपथ किसने दिलाई है, तो शपथ दिलाई है यहाँ के राष्ट्रपति भी हैं, जिनका नाम है रामचंद्र, प्रेसिडेंट है यहाँ के रामचंद्र पैडोल, ठीक। और रामचंद्र पैडोल है। और ये क्वेश्चन एक और बन सकता है कि पहले राष्ट्रपति कौन बने थे, तो पहले राष्ट्रपति बने थे रामवरण यादव, तो तीसरे चौथे नंबर के ही हैं अभी रामवरण यादव, ज़्यादा लंबा इतिहास नहीं है इसका, ये भी यूपी के ही हैं, ठीक है। ये सब हैं यहीं के ही, अपने वाले ही, अपने पड़ोसी हैं ये सब ये, लेकिन ये जो है ये टेढ़े चल रहे थे, टेढ़े चलते चलते लोगों ने इन्हें टेढ़ा चला दिया, ठीक है। तो याद रखेंगे हम, केपी शर्मा ओली हट गए, रामचंद्र पैडोल। अगर क्वेश्चन आने लगे कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन सी नेपाल की, तो ये भी लिख लो, चलो मैं लिखवाई दूँ। पहली महिला इनके बाद ही बनी थी, रामवरण यादव के बाद। तो पहली महिला है विद्या देवी भंडारी, ठीक है। तो ये नेपाल के बारे में हमने बातें कर ली, ठीक। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। हाँ, ये भी याद रखना कि पहली, चलो बता देंगे, श्रीलंका में विश्व में पहली महिला श्रीलंका में बनी थी कौन, प्रधानमंत्री, जिसका नाम था भंडार नायके।
इसरो के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण में कितने प्रमुख विश्व रिकॉर्ड बनाए? भाई इसने तो क्रांति लाकर रख दी। और ये स्थिति है कि आज अमेरिका से लेकर जितने भी बड़े देश हैं सब इसरो से कह रहे हैं भाई हमारे रॉकेट भेज दो, क्योंकि सस्ते में तुम अच्छे भेज देते हो। और इस समय इसरो चल रहा है फुल फॉर्म में। तो इसरो जब फुल फॉर्म में चल रहा है तो 2-4 बातें इसरो की भी हो जानी चाहिए। इसका हेडक्वार्टर है इसरो का बेंगलुरु पहले बात करेंगे। गठन हुआ इनका 15 अगस्त 1969। और बात करें कहाँ से छोड़ते हैं ये, तो SHAR याद रखेंगे, सतीश धवन स्पेस स्टेशन, यहाँ से छोड़ते हैं। कहाँ? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक। एक है BSSC विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन, इससे जुड़ा हुआ। ये कहाँ है? थुम्बा केरल। हाँ थोड़ी क्लास लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें बता रहा हूँ, ठीक है। और एक और चीज़ याद करेंगे इसमें, एंट्रिक्स जो है इसरो की वाणिज्य इकाई है, इसरो की कमर्शियल वाणिज्य इकाई, ठीक है। ये बातें मैंने आप लोगों को बता दी। अच्छा कुछ टारगेट भी हैं, जैसे 2035 तक क्या बनाना है? स्पेस स्टेशन। 2035 तक भारत अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा। कहाँ? अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन। और 2040 तक मनुष्य भेजेगा कहाँ पर? चांद पर। चांद पर मानव, ठीक है। ये इनको याद करेंगे हम। 10वां देखो, भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो उत्सर्जन का, नेट जीरो उत्सर्जन का मतलब समझ रहे हो, ये 2070 है, पहले तो इसको याद कर लो। नेट जीरो उत्सर्जन का मतलब कार्बन फ्री कर देगा, मतलब कहीं कार्बन नहीं रहेगा, ना डीजल चल रहे होंगे, ना पेट्रोल चल रहा होगा, ना किसी भी फैक्ट्री चल रही होगी, सब रिन्यूएबल एनर्जी का काम चल रहा होगा। रिन्यूएबल एनर्जी में कौन कौन सी आती है? सौर ऊर्जा आती है, ठीक। इस समय बहुत क्रांति में चल रहा है भारत। और इसका यह एक बना रखा हमने ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कहाँ है? गुरुग्राम में है हेडक्वार्टर इसका, ठीक है। सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, ठीक है। और कई सारी ऊर्जाएं हैं ये, जब से रिन्यूएबल एनर्जी है जिनको दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है। नॉन रिन्यूएबल होती हैं जिनको दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता, कोयला जलाने से मिलने वाली ऊर्जा। तो ये हमने 10 क्वेश्चन आप लोगों को बढ़ाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैंने कोशिश करी है कि इतनी सारी बातें बहुत जल्दी समेटने की। लोग इसमें 1-1 घंटा लगाते हैं, लेकिन मैंने कोशिश करा कि जल्दी आपको समेट के दे दें, क्योंकि कम समय में कम वीडियो देख के भी अच्छा काम कर सकते हैं आप। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके और तक जरूर भेजें। धन्यवाद आप।